तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रकाश आप सबका स्वागत तहे दिल से और खुली बाहों के साथ करता हूं। तो आशा करता हूं सब अच्छे होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी कला संस्कृति के दो छोटे छोटे लोक देवताओं के बारे में। इससे पहले बाबा रामदेव जी जो एक बड़े लोक देवता हुए उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे दो लोक देवता, जिसमें हड़बू जी सांकला और मेहो जी मांगले शामिल है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम हड़बू जी सांकला को, उसके बाद मेहो जी मांगले को पढ़ेंगे। ये दो छोटे छोटे लोक देवता है। उसके बाद हम फिर एक और बड़े लोक देवता लेंगे, उसके बाद फिर लोक देवता लेंगे। ऐसे करके पहले पंचपीरों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अन्य लोक देवता को पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं आज हड़बू जी सांकला को। तो हेडिंग रहेगी आज की हड़बू जी सांकला। तो सबसे पहले इनका आधार कार्ड बनाते हैं। वो बताइए, सबसे पहले हम आधार कार्ड बनाते हैं, उसके बाद इनके आने वाले अन्य फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इनका आधार कार्ड बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था उडोल गांव, जो कि है नागौर में। और इनका जन्म की तय तिथि अलग अलग बताई गई है। तो ये एक भ्रांति का विषय है। इस पर हम स्पष्ट किसी तिथि के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि कोई किसी में अलग बताई हुई है, किसी में अलग बताई। तो मैं आपको एक शताब्दी लेकर बताता हूँ कि इस शताब्दी में लगभग इनका जन्म हुआ था। 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। 15वीं सदी में, 15वीं सदी का आसपास 15वीं सदी के समकालीन ये लोक देवता हुआ था, जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है, जो पंचपीरों में भी शामिल है। पंचपीर में शामिल है लोक देवता, ये पंचपीर में शामिल है। ये कर्म स्थली इनका जन्म यहाँ। तो इन्होंने कर्म कहाँ किए थे वो बताता हूँ आपको। कर्म किए थे बैंगटी गांव, जोधपुर। बैंगटी गांव जोधपुर, जो वर्तमान जिलों के विभाजन के आधार पर समझे तो ये फलोदी में आएगा। इनका वर्तमान जिला पड़ जाएगा फलोदी। और इन्होंने कोचिंग कहाँ से ली थी? इन्होंने कोचिंग की थी, कोचिंग मतलब गुरु कौन थे इनके? गुरु योगी बालीनाथ। बालीनाथ से आपको कुछ याद आया होगा, मैंने बताया था बालीनाथ अपने प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी के भी गुरु थे। बाबा रामदेव जी के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी के भी गुरु थे और इनके भी गुरु थे। ये बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई, बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। राव जोधा के समकालीन, राव जोधा के समकालीन, जोधा के समकालीन, राव जोधा के समकालीन मतलब 15वीं शताब्दी 1458 में बाबा राव जोधा ने अपने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। और उसके समकालीन थे, तो लगभग 15वीं शताब्दी के समकालीन ये थे। तो राव जोधा ने इनको ये जागीर प्रदान की थी। ये जागीर प्रदान की थी। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। अब जो राव जोधा जब संघर्ष कर रहे थे अपने जोधपुर रियासत को वापस पाने के लिए, तब इन्होंने इनके आशीर्वाद से ही, हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने ये अपना वापस ये जोधपुर प्राप्त किया था। तो प्राप्त करने के बाद अपनी खुशी में इन्होंने हड़बू जी को ये बैंगटी की जागीर प्रदान की थी। बैंगटी जो वर्तमान में फलोदी और जोधपुर जिले में आता है। तो ये इनके पीछे की कहानी हो गई। और उसके बाद बात करते हैं तो इन्होंने पंगु गायों की रक्षा हेतु अपना जीवन यापन किया। इन्होंने पंगु गायों की रक्षा हेतु अपना जीवन यापन किया। इन्होंने पंगु गायों की रक्षा हेतु अपना जीवन यापन किया। और एक फैक्ट और बात करें तो इनका फैक्ट एक और जोड़ देता हूं, तो बाबा रामदेव जी के समाधि लेने के पश्चात 8वें दिन समाधि ली।
इन्होंने बाबा रामदेव जी के समाधि लेने के पश्चात 8वें दिन इन्होंने बाबा रामदेव जी के 8वें दिन इन्होंने समाधि ली थी। और इनका वाहन, आधार कार्ड का पार्ट है, इनका वाहन सियार कह सकते हैं, भेड़िया कह सकते हैं, या गीदड़ कह सकते हैं। ये तीनों इनके नाम हो गए। तो इस प्रकार अब इनका हड़बू जी का बेसिक परिचय वो समाप्त होता है। तो आगे बात करते हैं इसका मिंदर और इनको मिंदर में किसकी पूजा होती है, उसके बाद में आगे इसकी बात आगे करते हैं। पहले इसको मैं रेज कर लेता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, चाहो तो ले सकते हो। ये भाई सीधा अपने वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने करवाया है, वही वो बड़े वाले मैटर नहीं लिखा है, वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने करवाया। तो आप सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे नोट कर सकते हो। तो इसे जोर मेरे ख्याल से आप नोट करो तो अच्छा है, क्योंकि राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास इस चैनल के माध्यम से, मतलब राजस्थान जी के पूरा इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको, आप उसको नोट उसके पक्के फेयर कॉपी में नोट बना के रखो, ताकि आप कोई भी परीक्षा आए तो कहीं से राजस्थान का मैटर कहीं से भागने की जरूरत नहीं पड़े, आप वहीं से आपको सीधा मिल जाए। आप सीधा वहाँ अपना पढ़ा हुआ अपना लिखा हुआ हम जब पढ़ते हैं ना, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, एज ए स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि अपना पढ़ा हुआ जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें और एक जो प्रिंटेड की बुक आती है उसमें पढ़ने में अपने राह दिन का अंतर होता है। प्रिंटेड बुक को हम अपन पढ़ते हैं ना, तब उसको उनको लगता है जैसे कुछ नया पढ़ रहे हो, और जो अपने लिखा पढ़ा तो अपना भाई अपने खुद हाथ से लिखा है तो अपने पढ़ के ही लिखा होगा, कहीं से पढ़ के तो लिखा होगा। तो उसमें 60-40 का रेशियो रहता है, अपना पढ़ा हुआ 60% ज़्यादा याद होता है, और ये जो बुक प्रिंटेड बुक होती है ना उसमें से 40% ज़्यादा कम याद होता है। तो इस प्रकार मेरे ख्याल से आप फिर आपकी चॉइस है, मेरे ख्याल से आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाने चाहिए। मैं आपको जो चीज़ें करवा रहा हूँ उसकी आप एक फेयर कॉपी में नोट्स बनाइए। ये चीज़ें मैं गारंटेड कहता हूँ कि जैसे मैंने आज हड़बू जी कराया, मैं आगे भी उनके मंदिर बारे में बताने वाला, उसके बाद आपको इनके बारे में कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से जब तक मैंने आज तक जो एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने जो पढ़ा है उसके ख्याल से, और मैंने जो रिसर्च की है कुछ तो रिसर्च करने के बाद या कुछ पढ़ने के बाद ही मैं आपके सामने आया हूँ। ऐसे तो है नहीं कि भाई सीधे ही 12th की और मैं यहाँ आ गए, वो बात तो है नहीं। मैंने भी अभी MA चल रहा है, मेरा फाइनल ईयर MA चल रहा है, तो मैंने BA भी किया है। तो इस प्रकार जब आप भाई ये जो मैं आपको मैटर लिखवा रहा हूँ इसको आप अपने एक फेयर कॉपी बना लो, या फिर इनका एक संग्रह कर लो, ताकि भाई अपने कोई भी एग्जाम हो, जैसे LDC हो, C8 हो, जैसे LDC C8 जैसा अपने जो आगामी हाईकोर्ट का 4th ग्रेड वाला आना है, उसमें भी कला संस्कृति का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें से लगभग 50 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के आने वाले हैं। इसमें से जो हाईकोर्ट की जो अपने आने वाली वैकेंसी उसकी परीक्षाएं संभावित दिसंबर लास्ट या जनवरी 1 में करवाने का मतलब ऐसे आशंका है कि भाई उस टाइम होगी। तो उसमें आपको ये काम आ जाए, जब तक मैं आपको आर्ट कल्चर पूरी करवा दूंगा और इतिहास में आपको पूरा करवा दूंगा, और बीच में अगर आपका प्यार सपोर्ट रहा तो मैं क्लास से और बढ़ाऊंगा। जैसे अभी मैं एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास डाल रहा हूँ, तो आगे आपका प्यार सपोर्ट रहा तो मैं आगे क्लास रेगुलर रखूँगा। और जैसे मैं राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ूंगा, पॉलिटी भी पढ़ाऊँगा, और ये क्लास संस्कृत अपने ही है, और राजस्थान हिस्ट्री तो अपना फेवरेट है, वो मैं आपको शुरू करूँगा तब आपको पता चलेगा भाई अपने क्या पढ़ी। हाँ, बहुत बड़े बड़े टीचर है, मैं तो एक छोटा सा मतलब एक आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों को बताइएगा भाई ये सर पढ़ा रहे, और आपको कैसा लग रहा है आप मेरे को कमेंट में बताइए, अपनी राय बताइए। तो आगे हम बातें होती रहेंगी। अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी बहुत अपने को साथ नहीं पढ़ा है, तो फिलहाल आप इसको नोट या इरेज कर ली, मैं स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सॉरी। तो मैं तब तक इसके आगे वाले पार्ट में आपको पढ़ाता हूँ। तो मैं हड़बू जी के बारे में हमने बेसिक चर्चा की थी, उसके बाद बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिर की। तो सबसे पहले अपने को मंदिर बनाना है। ये हुआ इनका मंदिर। हड़बू जी का मंदिर जो कि स्थित है बैंगटी गांव, जो फड़ौदी में, वर्तमान फड़ौदी में, पहले ये जोधपुर में आया करता था। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक बैलगाड़ी रखी हुई है, यहाँ पर बैलगाड़ी की पूजा होती है।
बैलगाड़ी की पूजा होती है। यहाँ पर बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये इस बैलगाड़ी से हड़बूजी पंगु गायों के लिए हरा चारा लाया करते थे। इस बैलगाड़ी से हड़बूजी गायों के लिए, पंगु गायों के लिए हरा चारा लाया करते थे। आपको जैसे मैंने पहले आपको बताया कि भाई इन्होंने अपना पूर्णतः जीवन पंगु गायों की रक्षा को समर्पित किया। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन है ना, वो पंगु गायों की रक्षा के लिए समर्पित किया। यहाँ पर जो मेला लगता है, वो मेला लगता है मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। यहाँ पर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। तो इस प्रकार अपने हड़बूजी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो हड़बूजी के बारे में जो मैंने लगभग सारी जो बातें थी वो मैंने सारी बता दी। एक दो बातें जैसे और हो गई। एक बात ये है कि इन पर जो पुजारी होता है ना, पुजारी होता है सांकला राजपूत। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं लिखवा देता हूँ। जैसे मेरे को याद आ गई तो मैं ये लिखवा देता हूँ। इस प्रकार हड़बूजी जो छोटे से लोग देता था, ये अपना छोटा सा टॉपिक था, इसके बारे में हमने बात की। आगे बात करते हैं अपने प्रसिद्ध पंचपीरों में शामिल मेहर जी मांगलिया की, जो कि फेमस है। और उनके बारे में से एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। हड़बूजी में इतने खास क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी मैंने आपको पूरा पढ़ाने की अपने को वादा की बात पहले पढ़ाया है। उसके बाद हम बात करते हैं हड़बूजी की, तो जुड़े रहिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट लीजिए। ये आपको मैंने समझा दिया, ये आप भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी की। मैंने आप मंदिर बना दिया, यहाँ पर हड़बूजी का मंदिर बता दिया, या बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी की पूजा होती है, इस प्रकार मैंने बताया आपको। तो कैसा लगा आपको? तो इसके बाद बात करते हैं मेहर जी की। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, सब जगह आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए। तो हड़बूजी की बात करते हैं मेहर जी मांगलिया। जो पंचपीर में शामिल लोक देवता में प्रमुख लोक देवता मेहर जी मांगलिया, जिनके बारे में कन्फ्यूजन का सवाल आता था पहले से में इनका फेवरेट क्वेश्चन होता था। अब तो ये आज के लिए नहीं आता। तो बात करते हैं मेहर जी मांगलिया की। तो हेडिंग है आज मेहर जी मांगलिया। मेहर जी मांगलिया का जन्म हुआ था जैसलमेर मांगलिया परिवार। इनका जन्म हुआ था जैसलमेर मांगलिया परिवार। जन्म के बारे में आप गूगल करोगे तो ये इसका जन्म बताएंगे बापिनी जोधपुर, जहाँ पर इनका प्रमुख मंदिर है। लेकिन आरपीसी के अनुसार आरपीसी ने माना है कि भाई इनका जन्म हुआ था जैसलमेर। ऑप्शन में अगर आपको बापिनी और जैसलमेर दोनों दिया है तो आपको जैसलमेर करना है। अगर बापिनी सीधा ज़्यादातर बापिनी दिया रहेगा तो बापिनी अपने को बापिनी करना है। तो इसका मैं आपको एक ऑब्लिक लिखवा देता हूँ, या बापिनी है जो जोधपुर, बापिनी तहसील है, बापिनी तहसील जो जोधपुर में स्थित है। इनके ये जो है ना मेहर जी मांगलिया, ये मांगलिया राजपूतों के इष्ट देवता हैं। मांगलिया राजपूतों के इष्ट देवता हैं। इन्होंने अपनी पूर्ण जीवन गौ रक्षा, मान मर्यादा, धर्म रक्षा पर जीवन यापन किया। गौ रक्षा, मान मर्यादा और धर्म रक्षा पर आधारित इन्होंने अपना जीवन यापन किया। इनका एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो घोड़ा, इम्पोर्टेंट है भाई। मैं आपको यहाँ से लाल पेन से लिखवा देता हूँ। घोड़ा किरण काबरा। इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। तो इसकी सवारी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, घोड़ा के नाम से भी आ सकता है, और वाहन के नाम से भी आ सकता है। मैंने आपको लैंग्वेज भी लिखवा दी भाई, किस किस नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको इम्पोर्टेंट करके लिखवाया हूँ। तो इसके बाद हम बात करते हैं इनके मंदिर की। तो पहले आपको इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ।
ये इनका मंदिर हो गया। ऊपर वो ध्वजा नहीं बना सकता कि ऊपर रेडिंग आ गई है, अपनी स्क्रीन इतनी है तो ध्वजा नहीं बनाएंगे, फिर भी छोटी सी ध्वजा बना देता हूँ मैं, थोड़ी सी ध्वजा बना दी। तो ये मेहा जी का मंदिर, मेहा जी का मंदिर, बापिनी गांव जो कि है जोधपुर में। यहाँ पर मेला लगता है मेहा अष्टमी। मेहा अष्टमी कब आती है? मेहा अष्टमी कृष्ण अष्टमी के दिन आती है। कृष्ण अष्टमी कब आती है? कृष्ण अष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये भी अपने एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि मैंने आपको बताया है। तो ये वो वाली भाषा हो गई, सॉरी। तो मेला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ के पुजारी के बारे में। यहाँ पर एक फैक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पुजारी के बारे में यहाँ फैक्ट है कि इनके वंश में वर्दी नहीं होती हैं, क्योंकि इनका जन्म मैंने आपको बताया था जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर से ये बापिनी गोद आए थे तो जहाँ पर ये आए थे उनके संतान नहीं थी, तभी तो ये गोद आए थे। भाई जिनके संतान होगी वो क्यों गोद लेगा? तो जिन जागीरदार या जिन इनके पिता जहाँ पे बापिनी थे वहाँ पर गोद आए थे, तो इसके कारण इनके पुजारी में भी वंशवृद्धि नहीं होते। वह अपना वंश गोद लेकर बढ़ाते हैं, गोद लेकर बढ़ाते हैं। तो इनके बारे में सामान्य सी बात हो गई। और एक इनके बारे में और फैक्ट है जो मैं बताता हूँ। जैसलमेर के शासक रंगनंदेव के साथ या इनका नाम मिलता है रणदेव होता है, रंगनंदेव भी मिल सकता है, रंगदेव भी मिल सकता है। कि रंगनंदेव भाटी के साथ युद्ध लड़ा, रंगनंदेव भाटी के साथ युद्ध लड़ा भी, और इसी युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त, इस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये मेहो जी के बारे में भी अपना सामान्य से परिचय हो गया, और इनकी मंदिर के बारे में बात हो गई, और डीपली क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बता दिए। बाकी इनके बारे में 4 इफेक्ट होते हैं भाई, इनका जन्म और मंदिर और इनके घोड़े का नाम, बस यही होता। फिर भी मैंने आपको पुजारी के बारे में बताए हैं। तो कैसी रही आज की क्लास? आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि आप छोटे लोग होते थे। आगे हम गोगा जी को पढ़ने वाले, गोगा जी को अब स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा होगा नहीं, और पूरा करने में लंबे खिंच जाएगा, उसमें गोगा जी में टाइम लगेगा। गोगा जी बड़े लोग होते थे तो उनके बारे में टाइम लगते हैं, वहाँ से आने वाले क्वेश्चनों की संख्या भी ज़्यादा है। तो वो मैं अगली क्लास में आपको गोगा जी, एक पूरी क्लास में आपको गोगा जी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे लोग होते थे उनके बारे में बात की। अगली क्लास में हम गोगा जी को पढ़ने वाले हैं। तो बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आप सपोर्ट कीजिए। और अच्छा, अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप शेयर कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है कि आपको ज़्यादा अच्छी लगी अगर क्लास, तो आप इसको शेयर कर सकते हो, आप इसको लाइक कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगी तो। ये नहीं कि भाई मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ कि आप शेयर करो, सही करो, वो शेयर वाला अपने सिस्टम नहीं है। अपने शेयर वेयर के कुछ नहीं, अपने को वो नहीं चाहिए, अपने को बस ये चाहिए कि आपको चीज़ समझ में आई या नहीं आई। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर सकते हो। तो और बताइएगा आप मेरे साथ, आपको मेरी क्लास देख के आपको कैसा फील हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस है आप मेरे साथ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और रोजाना करंट अफेयर और क्लास की जानकारी नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो हमारा टीचर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़रूर बताइएगा भाई आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सबको खमा गणी, राम राम सा, धन्यवाद।